चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पिछले टर्म पे मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 और उसमें मैंने पढ़ा रहा था आपको 1857 का रेवोल्यूशन। क्लियर? उसके स्टार्टिंग पैराग्राफ भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस तरह राजा महाराजा हुए, पीजेंट हुए या फार्मर्स हुए, ये किस तरह परेशान हैं बेचारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक एक रूल और रेगुलेशन से। जहां पीजेंट फार्मर से ये अच्छा खासा इंडिगो का कल्टीवेशन करा रहे हैं, वहीं पता चल रहा है राजा महाराजाओं के रेपुटेशन को भी खत्म कर रहे हैं, उनकी शक्तियां छीन रहे हैं और उनकी वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया था महारानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने क्या किया, नाना साहब का क्या किया, बहादुर शाह जफर का क्या किया, ये सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। क्लियर? ऑनलाइन के क्लास में। ठीक, अब डिस्कस करते हैं आपका द पीजेंट एंड द सिपॉयस। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। मैंने आपको शायद ऑनलाइन क्लास में बताया था कि चाहे किंग्स हुए या जमींदार हुआ या फिर फार्मर हुआ, वो सब बेचारे परेशान हैं, लेकिन दिक्कत इनको ये है कि कोई लड़ाई शुरू कैसे करे। क्लियर? क्योंकि मेरे पास तो वही आज पुराने राइफल्स वगैरह हैं, इसके अलावा कुछ नया तो है नहीं। वही ब्रिटिशर्स के पास तोप हैं, जब तक राइफल वाइफल चकाचक करोगे तब तक पहला तोप उड़ा दिया आपको, राइफल ऐसे ही रह गया। यानी आपको क्या, आपके पास इतना पावर नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े हो सके। दूसरी बार मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री है, सेना उसकी बड़ी ताकतवर है। और आपको पता होना चाहिए इस मिलिट्री में आपके अच्छे खासे इंडियंस हैं और कुछ यूरोपियंस हैं, यानी इंडियंस के बल पे ही ये इंडिया पे राज कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्लियर? अगर किसी तरह इनके मिलिट्री में कोई रेवोल्यूशन हो जाए तो उसका फायदा ये किंग और फार्मर जरूर उठा सकते हैं। क्लियर? बस उसी का वेट है कि काश तुम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते तो मजा आ जाता उनसे लड़ाई लड़ने में, लेकिन इतना आसानी से मिलिट्री टूटेगी नहीं। लेकिन अब समय है इस मिलिट्री को टूटने का। तो इस हेडिंग में हम वही पढ़ेंगे कि इनकी मिलिट्री पावर टूटी कैसे। टूटी इस प्रकार कि बाबू जब यहां पे लॉर्ड डलहौजी यहां के वायसराय थे, तो लॉर्ड डलहौजी ने इंडियंस के रिलीजन को खत्म करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक बहुत बड़ी चाल चली। क्लियर? उसने क्या किया, जो आर्मी थी इनकी इंडियंस आर्मी, वो राइफल्स का यूज करते थे। इसने क्या किया, उस राइफल को जिसे आप ब्राउन वैस कहते थे, राइफल का नाम क्या था, इसको चेंज करके उन इंडियंस आर्मी को एक नया राइफल दे दिया। उसको लोग कहते हैं एनफील्ड राइफल। नए राइफल का क्या नाम है? राइटिंग थोड़ी खतरनाक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप तो इतने होशियार हो ही कि समझ जाओगे। अच्छा, वर्ड को अलग करना भी खतरनाक हो जाता है नहीं? अब होशियार को देखो, होशियार, अब बताओ कितना खतरनाक हो गया। फिलहाल तो उन्होंने क्या किया, बंदूक को चेंज कर दिया डलहौजी ने। बंदूक अच्छी जरूर है, ये कहां 2 गोली मारता था धाए धाए, और ये अच्छा खासा राउंड में चलता था, और एक राउंड में कम से कम 16 बुलेट मारता था। क्लियर? चेंज कर दिया। चालाकी उसने ये की कि एनफील्ड राइफल में जो आपको कारतूस लगाया जाना था, वो कारतूस बारिश से खराब हो जाता। बारिश से क्या हो जाता? खराब हो जाता। इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया, कारतूस पे अच्छा खासा गाय और सुअर के स्किन से बने कवर को उसको ढक दिया। क्लियर? डलहौजी ने कहा कोई नहीं बताएगा, कोई गवर्नर नहीं बताएगा कि हम आर्मी के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। मैं बताऊंगा जरूर एक समय पर जब इन इंडियंस का रिलीजन पूरी तरह खत्म हो चुकेगा। क्लियर? अब हम लोग डेली गाय पकड़ पकड़ खा रहे हैं, दांत से निकाल रहे हैं, फटाक फटाक दांत, तो धीरे धीरे 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीना बाद क्या होगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। ऐसा हम सोचेंगे नहीं भैया 2 महीने से गाय का, निगेटिव नहीं लेना, एक बात कह रहा हूं। क्लियर? दूसरी बात ये कवर इतना सॉलिड था कि उससे हाथ से नहीं निकाला जा सकता, उससे निकाला जाता मुंह से। क्लियर? आप मुंह से कवर को निकाल रहे हैं, मतलब आप एक तरह से गाय के मांस को कर रहे हैं, और इससे आपका धर्म जरूर बदलता।
क्लियर। इसने कहा गवर्नर से कोई नहीं बताएगा, आर्मी को मैं अपने टाइम पर बताऊंगा। ठीक है भैया, चलो कोई नहीं बताया, आराम से इंडियंस को पता नहीं, फटाक से निकालते हैं चमड़ी, फटाक से लगाते हैं और गोली मारते हैं दाएं से। क्लियर। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का टाइम खत्म हो गया 1856 में। यहां गवर्नर जनरल बन के आ रहा है लॉर्ड कैनिंग। नाम सुना है? यही आपके भारत का पहला वायसराय भी है और यही आपके भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ में आ गया? लॉर्ड कैनिंग आया, डलहौजी ने कहा कैनिंग जी मैंने एक चालाकी दिखाई है, आपको बता दूं? कैनिंग ने कहा हाँ बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने पूरी बात बता दी। ये इससे भी खतरनाक था। कैनिंग बोला बहुत अच्छा किए, यही करना ही चाहिए इन इंडियंस के साथ, बहुत अच्छा किए, आप घबराइए मत, मैं ये बात लीक नहीं करूंगा और सही समय पे लीक करूंगा जब इनके धर्म को मुझे बदलना होगा। क्लियर। आ गया कैनिंग गवर्नर बन के। कैनिंग ने एक गलती कर दी। जब आप एज ए गवर्नर जनरल यहां बन के आए तो आपने क्या किया, सारे गवर्नरों की मीटिंग बुलाई है। कलकत्ता में मीटिंग बुलाया है सारे गवर्नर। आपको पता है ना, गवर्नर हर एक डिस्ट्रिक्ट का होता था, स्टेट का होता था, और गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का होता था, पता है ना। सारे गवर्नर को बुलाया। कैनिंग ने कहा गवर्नर महोदय, आपका ये जो मैंने ये सब चालाकी किया था डलहौजी ने, किसी सैनिक को पता तो नहीं चला? गवर्नर ने कहा नहीं पता चला। गवर्नर जी नहीं ना पता चला, नहीं पता चला, सबने कहा नहीं पता चला। लेकिन कैनिंग तुम्हारा अनलक तुम्हारे अगेंस्ट में था। जब ये तुम बात अपने गवर्नरों से कर रहे थे उस समय अफसोस है एक इंडियन बाहर खड़ा था दरबारी बनके और वो तुम्हारी पूरी रामायण सुन लिया। उसके तो बाबू पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसके लिए हम जीते हैं और जिसके लिए मरते थे, जिसके कहने पर हम इंडियंस को ही मारते थे, वो ब्रिटिशर्स इतना बड़ा चीट करेंगे ये हमें कभी विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि गाय जहां हिंदुओं के लिए पवित्र है वहीं सुअर को माउंटेन्स पसंद नहीं करते। अगर उनके मस्जिद में, उनके मास्क में अगर आप सुअर फेंक देंगे तो समझिएगा इंडिया का सबसे बुरा दिन हुआ है। क्लियर। क्योंकि उस समय जो ये कम्युनिज्म शुरू होगा, लड़ाई शुरू होगी, उसे रोकने वाला पूरे भारत में कोई रहेगा नहीं। इतना नफरत करते हैं वो सुअर से और इतना अच्छा मानते हैं हम गाय को। रामायण समझ में आ गया? चलिए बाबू, अबू तो सैनिक बेचारा बेहोश हो गया जब ये सुना कि बाप रे इतना बड़ा चीट कर रहा है। वो किसी तरह वहां से भागा और पहुंचा अपने बटालियन के पास, और वो है 19 इन्फेंट्री बटालियन। याद रखिएगा, ये सब एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यू में, इसीलिए नोट करते रहिए। पता चला कहीं नहीं नोट किया तो बाद में कहोगे अरे मास्टर पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन पता नहीं कहां से दे दिया। ठीक बच्चे, नोट करते रहिए। 19 इन्फेंट्री है ये। कहां है ये बाबू? ये बंगाल का है। कहां का है? बंगाल का। राइटिंग थोड़ी खतरनाक है, कृपया करके स्पेलिंग अपने मन से लिखा करें। ठीक है ना, इतने हो सीआर तो हुई। नोट करते रहो बच्चे, सब एमसीक्यू है, पड़ोसी नोट कर रहा है। अरे वाह, कोई समस्या? पहुंच गया अपने बटालियन के पास और सारी कहानी बटालियन को बता दी। इस बटालियन में है 100 इंसान। कितने हैं? 100। इन 100 ने कहा बताओ, हमारे साथ कैनिंग इतना बड़ा धोखा कर रहा है, आज के बाद हम इस एनफील्ड राइफल को हाथ तक नहीं लगाएंगे। क्लियर। कैनिंग ने जब यह सुना कि ऐसा हो रहा है तो उसने तुरंत बंगाल के गवर्नर को अपने पास बुलाया, और वो गवर्नर है मिस्टर कांट जी, KANT। ठीक है, इसी को कुछ लोग हैविट भी कहते हैं। दोनों नाम लिख लो, हैविट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर हिस्ट्री में हैविट ही नाम दिया जाता है इसको। जल्दी छापो भाई, टाइम कम, लेक्चर ज्यादा। छाप लिया। हैविट को बुलाया कैनिंग ने। हैविट से कहा कैनिंग ने, अरे हैविट, तुम्हारे रहते हुए इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आखिर ये बात लीक कैसे हुई? जाओ तुरंत बटालियन को खत्म कर दो, क्योंकि मैं इस चिंगारी को आग बनते हुए नहीं देख सकता। क्लियर। तुरंत एक्शन लिया हैविट ने, और अभी ये बात कहीं और पहुंचे उससे पहले ही पूरे बटालियन को इसने गोली मार दी।
क्लियर। 100 के 100 इंसानों को क्या कर दिया, गोली मार दिया। क्लियर। अब बाबू जब आर्मी चिल्लाती है ना, चाहे एक ही सोल्जर क्यों ना चिल्लाए, उसकी गूंज चलती है बहुत दूर तक। क्लियर। आपने बटालियन जरूर खत्म कर दिया, लेकिन इसकी आवाज पास के बटालियन पे पहुंची है, और वो है 34 इन्फेंट्री। बरहमपुर बैरक, BAIRAK, बैरक। बरहमपुर, छाप जल्दी भाई, छाप लिया। अरे वाह, ठीक है बाबू। तो इस बटालियन में है 200 लोग, 200 लोग थे। इन लोग को भी पता चला, अच्छा इतना बड़ा खेल खेला है लॉर्ड कैनिंग ने, और हम भी अब ये राइफल नहीं चलाएंगे। अब कैनिंग के तो और हालत खराब, क्योंकि अब चिंगारी जो है वो आग बन रही है। इसने फिर हैविट को बुलाया, और हैविट कहा, अरे हैविट हो क्या रहा है भाई तुम्हारे राज में, कभी ये बटालियन कभी वो बटालियन। याद रखना हैविट, इसको आग मत बनने देना, उससे पहले खत्म करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैविट जी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, 1 लाख सेना, क्योंकि बटालियन 200 की है, और कहा जाता है पूरे इंडिया की सबसे खतरनाक बटालियन, और सब के सब ब्राह्मण थे। समझ में आ गया। और इस ब्राह्मणों की टोली में है एक खतरनाक नाम जानते हैं, और वो नाम है मंगल। किस बटालियन के थे? 34th के। पहला रेवोल्यूशन किसने किया? 19 ने। दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों MCQ में क्वेश्चन दूंगा हाफ ईयरली में। पेपर आउट। अरे गुमसुम गाए हो, समझ में आ रहा है? हाँ, हंसते रहो, बात भी करते रहो। मेरे क्लास में बात करना अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी उठाओ और पूछो हाल चाल ठीक है, पड़ोसी बोलेगा सब चकाचक है। ठीक है, बस ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि CCTV कैमरे में आ जाए। इसे कॉपी देखकर बात करना, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? देखिए बाबू, तो पहले शुरू में मंगल पांडे ने कोई रेवोल्यूशन नहीं किया। मंगल पांडे इनसे अलग थे। 199 रेवोल्यूशन कर रहे थे कि मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा, लेकिन मंगल पांडे एकदम किनारे थे। ये सारे ब्राह्मण मंगल पांडे के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा, मंगल पांडे जी इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है, आप साथ नहीं देंगे क्या? मंगल पांडे ने कहा, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा, बताओ, मेरी बात, मैं इंडियन हूं, मेरी ही बात पे विश्वास नहीं, तो विश्वास किसकी बात पे करोगे? इसने कहा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपने मित्र हियरसे से इस बात की सच्चाई नहीं पूछ लूंगा। ये है 34th बटालियन का हेड, एक अंग्रेज, और बंगाल के पूरे बरहमपुर बैरक की छावनी का हेड है। क्लियर? और उतना ही अच्छा दोस्त है मंगल पांडे का। क्लियर? इन्होंने कहा, बताओ, आप इंडियंस हो के हम पर विश्वास नहीं कर रहे हो, एक अंग्रेज पे कर रहे हो? मंगल पांडे ने कहा, कुछ नहीं, बिना मैं उससे पूछे कुछ नहीं कह सकता। इसने कहा, चलिए ठीक है, जाइए, सब एक ही दिन की घटना है, याद रखना, एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है। क्लियर? मंगल पांडे पहुंच गए बेचारे हियरसे जी से मिलने, अपने मित्र से। पोस्ट तो ऊपर ही है भाई, पूरे बरहमपुर का हेड है। क्लियर? आपका दुर्भाग्य है, जब आप मिलने पहुंचे तो हियरसे से मिलने उसका एक फ्रेंड आया है, और वो नाम है जनरल बॉग का। कौन मिलने आया? क्वेश्चंस पूछे हैं, ध्यान में लिखते रहिए फटाफट। साहब छापते रहो, छापने में तो तेजी हो, इसीलिए तो हम बंदर के पूर्वज हैं। सॉरी, बंदर के मॉडर्नाइज हैं। बंदर हमारे पूर्वज है ना, क्योंकि वो भी नकलची हैं और हम भी क्या हुआ? बॉग, BOGG, बाघ मत लिख लेना, जी है, जी बॉग है, जनरल बॉग। आगे बढ़ू। मंगल पांडे पहुंचे हियरसे के सामने, बस उन्होंने कहा, हियरसे जी मैं बस एक क्वेश्चन कहता हूं, या यस कहना या नो। हियरसे ने कहा, कहो मित्र, क्या बात हो गई? मंगल पांडे ने कहा, जो हमने सुना है कि आप ऐसा कर रहे हैं राइफल के साथ, क्या वो सही है कि गलत? सही इंफॉर्मेशन है या गलत? अब मित्र है ना, झूठ नहीं बोल सकता। आज का मित्र थोड़े ही है, पुराना मित्र है, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। आज वाले मित्र तो अभी पड़ोसी एग्जाम दे रहा है, पड़ोसी से पूछ लो, बाबू ये जानते हो? बोलेगा जानता तो हूं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, जानता पूरा है।
क्लियर? तो ये वो वाला नहीं है। फिलहाल हियर से झूठ नहीं बोल पाया, हियर से ने बोला आपने जो सुना है बिल्कुल सही है। ये बात सुनना क्या हुआ, पांडे जी तो पूरे फॉर्म में आ गए और ये वहां से तनक भनक के बाहर निकलने लगे। क्लियर? बाघ ने कहा बताइए का एक सैनिक की इतनी, एक सोल्जर की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बॉस से ऐसे बात कर रहा है। बाघ ने कहा अरेस्ट कर लीजिए मंगल पांडे को। क्लियर? 4 सोल्जर इन्हें पकड़ने पहुंचे और मंगल पांडे ने अपने राइफल से उन चारों सोल्जर्स को गोली मार दी। और अच्छी बात यह है कि जनरल बाघ को गोली मारी सीधे सर पे। यानी आपकी लीला, बीच में आप भी आए बचाओ बचाओ करने के लिए कि मत मारिए ये वो, उसमें आपको भी चोट लगी। चाहते तो गोली आपको भी मार देते, लेकिन आप ठहरे उनके फ्रेंड। क्लियर? इसलिए आपको तो छोड़ दिया। और ये कारनामा एक ही दिन में पूरे बंगाल में आग की तरह फैली कि एक सोल्जर्स ने मार दिया है एक गवर्नर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइफल्स में गाय और सुअर के मीट का, उनके स्किन का यूज किया था। जो चिंगारी इसने जलाई वो आग बनाया है इस मंगल पांडे ने। ये है बाबू आपका सिपाही रेवोल्यूशन, और इसके बल पे हुआ है पूरे 1857 का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। कोई समस्या? कहानी समाप्त हुई। पूरे चैप्टर का ये थोड़ा कंक्लूजन था। अब आपका बुक पढ़ाने जा रहा हूं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। सब क्लियर है? बाप रे, इतना तो मेरा क्लियर नहीं था जब मैं पढ़ता था। बाबू शिवम जी कोई कंफ्यूजन है? सब क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए पढ़िए, अब निकालिए बुक। बाबू खाली टाइम पे लिखा करो, ये क्या कर रहे हो? क्लास चलता तुम लिखते हो, बता क्या पढ़ते हो, क्या एग्जाम दोगे? पढ़ने के टाइम नहीं पढ़ोगे, जब आना होगा तब आओगे नहीं। कृपया करके बुक को ओपन करिए, आप मत पढ़िए, मैं ही बांच रहा हूं। बुक ही लेके नहीं आए क्या? मैं बताया नहीं था कि अब मेरा 3 दिन क्लास चलेगा? कल तो मैं क्लास में भी आया था। अब याद रखिए स्टार्टिंग के 3 दिन मैं क्लास लूंगा, आपके हिस्ट्री जियोग्राफी का दोनों मैं लूंगा, और सिविक्स का क्लास आपका प्रियेश सर लेंगे लास्ट के 3 दिन। समझ में आया? इसलिए कृपया करके अब हिस्ट्री लेके आया करें। ठीक बाबू? सबके हाथ में बुक होनी चाहिए। बुका उका तो लिए हो ना स्कूल से? हाँ तब ठीक है। शुरू करूं? द पीजेंट एंड द स्पॉयज। देखते हैं, सिपाही मीन्स होता है सिपाही। In the countryside, peasant and जमींदार resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. इजी है। इंडिया के कई सारे क्षेत्रों में चाहे पीजेंट हुए, ये जमींदार हुए, ये सब ब्रिटिशर्स से परेशान हैं क्योंकि उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। पीछे चैप्टर में पढ़े हो? हाँ। Many failed to pay back their loans to the money lender and gradually lost the land they had tiled for generation. कई लोगों ने, आपको पता था, मनी लेंडर से अच्छा खासा लोन ले लिया था, लेकिन जब उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है मनमाफिक, तो वो लोन कहां से दे पाएंगे? इसीलिए क्या हो रहा है, कई सारे पीजेंट का, कई सारे जमींदारों का क्या हो रहा है, जमीन को छीन लिया जा रहा है मनी लेंडर्स के द्वारा। मनी लेंडर्स कौन थे? पीछे चैप्टर में पढ़ाया हूं। Who was money lenders? कौन थे मनी लेंडर्स? शांत मत रहो, कम से कम मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आया? क्या हुआ? ये याद रखिए, ये ब्रिटिशर्स और जमींदार या पीजेंट के बीच के मीडिएटर हैं। क्लियर? अंग्रेजों के भक्त हैं और इंडियंस के लिए उतने बड़े एनिमी हैं। ये जमींदार और पीजेंट से क्या करेंगे? पैसा खींचेंगे और अंग्रेजों को देंगे। इन्हीं को कहा जाता है लठैत। बीच में एक वर्ड आया था आपके पिछले चैप्टर में, लठैत बताया गया था। लाठी से, लाठी लेके चलते थे, पता चला पीजेंट सब उन्हीं को तोड़ देते थे। और जो वो बिरसा मुंडा वाली कहानी सुना है ना, उसमें मैंने बताया नहीं था लठैत के बारे में? पढ़वे नहीं करते हो तो क्या बताया था? उसमें बताया था लठैत को सब मिलके मार दिए थे पीजेंट वगैरह। तो ये मनी लैंडर जो होते हैं, एक तरह समझिए वो दोनों मीडिएटर होते हैं। उनका काम है केवल यहां से निकालना टैक्स और उनको देना। क्लियर?
जमींदार को वही मैंने पहले जमींदार ही पैसा लेते थे फार्मर से, फिर वो पैसा ले लेते थे तो क्या करते थे अंग्रेज जमींदार से बोलते थे पैसा पा गए, जमींदार बोलता था हाँ पा गए, बोले अदर लैंड में इन्वेस्ट करो, अदर लैंड में। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स लेना ही छोड़ दिया कि जब हमें वैसे ही सब कुछ करना है तो इससे बढ़िया मैं पीजेंट को परेशान नहीं करूंगा। इसलिए जमींदार अच्छे हो गए थे, लेकिन खतरनाक ये मनी लैंडर्स हो गए थे जो लोन देते थे आप सबको, ठीक है। और बड़े होशियार थे ब्रिटिशर्स, क्या करते थे इन्हीं लोन, जैसे मैं ही एक फार्मर हूं मान लो, मैं एक मनी लेंडर के पास गया और उससे क्या किया 5000 लोन ले लिया, बदले में मैंने क्या किया अपनी जमीन उसके पास गिरवी रख दी, खत्म। मैं अपना काम कर रहा हूं, उनका धीरे धीरे चुका पा रहा हूं, नहीं चुका पा रहा हूं तो दिक्कत हो रही है। तो अंग्रेज क्या किए, वो मेरे पास नहीं आए, सीधे उस मनी लेंडर के पास गए। उन्होंने कहा मिस्टर अभिषेक ने सुना आपके पास अपना जमीन का वो कागज वागज रखा। मनी लेंडर ने कहा हाँ रखा। बोला कितना रुपया आपने उनको दिया, बोला 5000। बोला ये लो 20,000 वो जमीन मुझे दो। मनी लेंडर ने क्या किया, 20,000 रुपया लिया और मेरी जमीन अब किसको दे दी, अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा मिस्टर अभिषेक जी आपकी जमीन मेरे पास है, इंडिगो का कल्टीवेशन करिए। समझ में आ गया। अब करे तो क्या करे भाई, जमीन का मालिक मैं हूं, नहीं करोगे तो मैं अपनी जमीन आपका हड़प लूंगा। अब मजबूरी में मुझे इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे करके पूरे फार्मर्स पेजेंट की जमीन को छीन लिया। समझ में आया, होशियार थे, पढ़े लिखे थे। और हम पढ़े लिखे 1947 में हमारे यहां लिटरेसी रेट मात्र 8% था। अब आप सोच सकते हैं उतने करोड़ों की आबादी में केवल 8% ऐसे लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, और उसमें 6% तो ऐसे थे जो कक्षा 5 तक पढ़े थे। औरंगजेब किस क्लास तक पढ़ा था? औरंगजेब पूरे मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे पढ़ा लिखा इंसान एम्परर कौन है? नहीं, पूरे मेडाइवल हिस्ट्री में, यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल्स दोनों मिला के सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। किस क्लास तक पढ़ा था? कक्षा 1 तक। बता, ये तो रोना है। सबसे पढ़ा लिखा इंसान है, और पढ़ा लिखा इंसान मात्र कक्षा 1 तक था। यहां तो पैदा होते सब प्ले में पढ़ लेते हैं। तो ये हाल है मेडाइवल हिस्ट्री में। क्लियर? तो 1947 में आपके यहां बाबू लिटरेसी रेट बहुत कम था, 8% था। वो तो जवाहरलाल नेहरू के कुछ पॉलिसी ने लिटरेसी रेट को किसी तरह बढ़ाया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्लियर? The Indian sepoy in the employ of the company also had reason for discontent. जो इंडियन क्या हुआ? जो इंडियन सिपाही थे वो कंपनी के क्या थे? एम्प्लॉय थे, और इसीलिए उसके साथ क्या करते थे? डिसकॉन्टेंट करते थे, यानी बात व्यवहार उन्हीं के साथ उनका बना था। अच्छा भी है, बोलता है दे वेयर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, लेकिन वो नाराज थे अपने पे से, क्योंकि जिस तरह वो मेहनत करते थे उतनी सैलरी उसको मिलती नहीं थी। अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, वो खुश नहीं थे जो उन्हें भोजन दिया जाता था या जो रहने के लिए उनको जगह दी जाती थी। यानी सिपाही नाराज हैं क्योंकि आप मन माफिक उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, ना फूड दे रहे हैं और ना ही रहने के लिए अच्छा जगह दे रहे हैं। हाँ बोलो। तो अगर वो छोड़ देंगे तो जॉब कहां से करेंगे? फिर भी 4 पैसा तो ला रहे हैं, और वो 4 पैसे से उनका घर चल रहा है। अगर वो 4 पैसा लेना भी बंद कर देंगे तो उनके घर पे लोग जिएंगे कैसे? सबसे बड़ा खतरा आर्मी में है, कब चले जाओ ऊपर पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी छोड़ दिया जाना चाहिए। तो वो अपने घर के लिए कर रहे हैं तो क्यों छोड़े कोई? ठीक है, वो तो अपने घर के लिए कर रहे हैं। बात ये रहती है कि पूरा परिवार एक इंसान पे डिपेंड रहता है। खुदा ना खास्ता अगर वो इंसान को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए फार्मर्स क्यों नहीं विरोध कर रहे? क्योंकि फार्मर्स जानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ऊपर मेरा पूरा परिवार डिपेंड है। मैं रेवोल्यूशन कर दूंगा, बाई चांस मैं मर गया तो मेरे परिवार को पालने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए किसान वेट कर रहे हैं उस इंसान का जो बिना गोली चलाए इन्हें इनके अधिकार दे देगा, और वो नाम है, अरे वेरी गुड, वो नाम है महात्मा गांधी का। जिनको लेकर आपके विचार तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन विचार मैं बदल दूंगा आपका सेक्शन खत्म होते होते। ठीक है, महात्मा गांधी को ही मैं फ्रंट पे लाऊंगा, वही हीरो रहेगा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा
अच्छा भगत सिंह वाले हैं, हाँ वो चेहरे से ही लगता है। ठीक है, तो फिर आगे भी बड़ी घबराओ मत, आगे तो पूरा हिस्ट्री है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और अच्छा खासा कम्युनिकेशन भी होगा। जब अगेंस्ट में कोई सेंटेंस आते हैं तो मजा आता है डिस्कशन करने में। समझ में आया? आगे बढ़िए। Some of new rules moreover violated their religious sensibility and belief। कुछ ऐसे रूल्स लाए गए जिसने क्या किया, इनके धर्म को, इनके रिलीजियस को, सेंटिमेंट्स को, बिलीफ्स को, उन सब को किसी न किसी रूप से अफेक्ट करता रहा। क्लियर? 1857 का जब रेवोल्यूशन खत्म हो गया था तो महारानी ने बोला था कैनिंग से कि एक रिपोर्ट तैयार करो और रिपोर्ट में बताओ कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। क्लियर? लॉर्ड कैनिंग तो नहीं, लेकिन उसके कुछ सहायकों ने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में केवल एक ही बात लिखी थी, आर्मी अब तक बाहर से लोगों को देख रही थी, लेकिन आर्मी अब लोगों के घर में अंदर जा जाकर लोगों को देख रही थी। मुझे लग रहा है समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूं। क्लियर? नहीं समझ में आया? यानी अब आप एंट्री कर रहे हो, उनके धर्म में इंटरप्ट कर रहे हो, उनके फूड में इंटरप्ट कर रहे हो, उनके विश्वास पे इंटरप्ट कर रहे हो, उनका जो मेथड है उसको इंटरप्ट कर रहे हो, यानी सब कुछ आप वेस्टर्न बना देना चाह रहे हो उनके डोमेस्टिक कल्चर को खत्म करके। अब समझ में आ गया? क्लियर? फिर क्या कर रहे हो? रहने दीजिए, अब पढ़ लीजिए। पूरा रामायण खत्म हो गया, आप पूछ रहे हो सीता किसके पति थे। समझ में आया? हाँ समझ गई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste। ये मान्य करते थे, आर्मी ऐसा मानती थी कि अगर आप उन्हें सी के ओशियंस के उस पार भेजेंगे, यानी समुद्र पार कराएंगे, तो उनका धर्म ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये मानते थे सोल्जर, या समझिए बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके बिलीफ को छोड़ दिया और जब जरूरत पड़ी तो उन्हें भेज दिया इधर से उधर। क्लियर? जहां जरूरत पड़ी, पता चला साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ रेवोल्यूशन हो रहा है तो इंडियन आर्मी को वहां भेज दिया, उत्तर नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है तो इंडियन आर्मी को वहां भेज दिया। यानी आपने क्या किया, इधर से उधर आर्मी को भेजा, जबकि आर्मी को लगता था अगर वो ओशियन क्रॉस करेंगे तो उनका रिलीजन खत्म हो जाएगा। यानी कम से कम आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें बिलीव कर रहे हैं भाई, वो विश्वास है तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट दो उनको। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इधर से उधर उनको सेंड कर रहे हो। क्लियर? कास्ट। So when in 1824 the Sipahi were told to go to Burma by the sea route to fight for company। देखो जी, तो सिपाहियों ने क्या किया, 1824 में उन्होंने मना कर दिया कि हम वर्मा में नहीं जाएंगे कंपनी के किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट करने। क्यों? क्योंकि हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। उन्होंने क्या किया, ऑर्डर को रिफ्यूज किया। So they agreed to go by the land route। उन्होंने कहा अगर मुझे आप लैंड रूट से भेजेंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सी ओशियन को क्रॉस करके नहीं जाऊंगा। तो उन्हें लैंड रूट से भेजा गया था आर्मी को। क्लियर? They were severely punished and since the issue did not die down। उन्हें बाद में पनिश भी किया गया, लेकिन ये मसला इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ। यानी आपने उन्हें पनिश किया, गोली मार दी या चाहे जो किया, आपने समझा ये इशू खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इशू इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मैंने क्या बोला, एक आर्मी भी चिल्लाए, एक सोल्जर भी चिल्लाए तो उसकी गूंज गूंजती बहुत है। क्लियर? इन 1856 में क्या हुआ, कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ, एक नया न्यू लेके आया, विच स्टेट दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। बाद में उन्होंने रूल लाया कि भैया अगर आपको आर्मी में आना है, आप आर्मी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ब्रिटिश द्वारा बनाए रूल को मानना होगा। यानी अगर वो आपको ओशियन पार भेजती है तो आपको उसे फॉलो करना। क्लियर? कब रूल लाया गया, 1856 में, याद रखिएगा। कोई समस्या यहां तक? क्लियर? बैकग्राउंड में जो स्टोरी बताया हूं वो ध्यान में है, इधर का पॉइंट सब कुछ क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा समझ ले रहे हो भाई। नेक्स्ट,
सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही और भी जानना चाह रहे थे कि और कंट्री साइड में क्या हो रहा है। मैं बंगाल में, वो दिल्ली में, भैया तो यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, वो उत्सुक है और कंट्री साइड में हो रहे सिचुएशन को चेंज करने के इंफॉर्मेशन पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है कंट्री साइड में। Many of them were peasant and had family living in the village। वो जानते हैं कि कई सारे पीजेंट फैमिली, वो जितने भी सिपाही हैं वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से हैं और उनकी फैमिली कहाँ रह रही है, विलेज में। अब जैसे मंगल पांडे हुए, पता चला यहाँ के थे, आपके यूपी के थे, यूपी से भेज दिया गया उन्हें बंगाल। फार्मर्स थे तो उन्हें पता होना चाहिए भाई कि उनके गांव के हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्लियर? So the anger of the peasant quickly spread among the सिपाही। लेकिन उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, इसलिए सिपाही क्या है, अंदर से अंदर थोड़ा बहुत नाराज हैं। क्लियर? आप यहां से वहां भेज दे रहे हो, कम से कम उनके घर का इंफॉर्मेशन दो, या आप किसी प्रकार उनको छुट्टी दो, भैया हर महीने 2 महीने पे जाओ घर का हाल चाल लो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं ये नाराजगी का कारण बन रही है उन सिपाहियों के बीच में। कोई समस्या? क्लियर? यहां तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? सबका क्लियर है? एक बार और पढ़ा दूं, थक गए? एक बार और, यही पैराग्राफ, आगे वाला पैराग्राफ। मैं सोचा वो पैराग्राफ इतना डिटेल में चिल्ला चिल्ला के बोला तो फिर बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। ठीक है, आइए बाबू देखते हैं। The British believed that Indian society had to be reformed। ब्रिटिशर्स को ऐसा महसूस हुआ कि इंडियन सोसाइटी को क्या होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, यानी फिर से उन्हें बनाना चाहिए। कहाँ वही पुराना पद्धत वो दिल लेके चले आ रहे हैं, उसको क्या करने की, चेंज करने की जरूरत है। Laws were passed to stop the practice of sati and they encourage the remarriage of widow। Important line। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब सती प्रथा चल रही थी इंडिया में, उस सती प्रथा को खत्म करने का काम किया। कब? 1829 में, लिख लो। 1829 में सती प्रथा को बंद करने का कानून लाया गया था इंडिया में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया। जल्दी छापो। 1829 लाने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा, प्रैक्टिस बोलते हैं प्रथा को, प्रैक्टिस मीन्स प्रथा। सती प्रथा को 1829 में। 1856 में रीमैरिज एक्ट लाया गया था। रीमैरिज एक्ट 1856 में। ये सब कहीं नोट करते रहना साहब, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को खत्म करने का एक्ट लाया था। 1856 में लाया। 1856 लॉर्ड डलहौजी लाएगा, ठीक है, लेकिन डलहौजी का रोल नहीं है यहां। रोल है ईश्वर चंद विद्यासागर का। रीमैरिज एक्ट में रोल है ईश्वर चंद विद्यासागर का। नोट डाउन कर लो, ये सब नोट कर। कॉपी कहां है? कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे नोट करो भाई। बुक पे कहां, क्यों गंदा कर रहे हो बुक को? कॉपी पे नोट किया कीजिए। और जब कॉपी आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाते हैं ना, जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ साइड में कॉलम दिया रहता है ना, ऐसे इसी में लिख लिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, ये मत कि थोड़ा ये पता नहीं सर क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप एकदम यही साइड में लिखा करिए उसको, इन्फॉर्मेशन को। आपका वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है इन कंपेयर टू कॉपी के साफ रखने के। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आगे भी हेल्प करेगा। इसलिए आप साइड में लिखा करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉपी चेक किया करूंगा। कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर जी। इतना लिख लिया। एक पॉइंट और लिखना था। वो जो सती प्रथा लाए थे ना, सती प्रथा में लिख लेना रोल जो प्ले किया है सबसे बड़ा, वो है राजा राम मोहन राय। उन्हीं के पार्टिसिपेशन से सती प्रथा खत्म हुई थी। राजा राम मोहन राय। बस आज का लेक्चर यही फिनिश करता हूं। क्लियर? थोड़ा सा बच गया पैरा, वो कल पढ़ा दूंगा आपको। क्लियर है? कल आपके आगे वाले टॉपिक पढ़ा दूंगा। 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, घबराओ मत। अरे बड़ा है भाई, 2-3 दिन लगेगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं कुछ आगे वाले टॉपिक्स को। क्लियर?